हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम चैम्पियन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिविटी के बारे में, डिवाई-हकल लिमिटिंग लॉ और डिवाई-हकल ऑन-सगर इक्वेशन के बारे में। तो अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो एक बार प्लीज़ जा करके प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिए। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है। तो हम जानते हैं, चलिए एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूँ कि कोई भी हमारे पास यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट है। यूनिवैलेंट का मतलब होता है जैसे NaCl, मतलब ऐसा कैटायन और ऐसा एनायन जिसकी वैलेंसी 1 होगी। ठीक है, तो वो डिसोसिएट हुआ M+ और A- में। तो जो एक्टिविटी होती है ये कॉन्सेंट्रेशन या उसके मोललिटी के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो एक्टिविटी A होता है गामा M, और ये जो गामा होता है ये होता है एक्टिविटी कोफिशिएंट। ठीक है, और एक्टिविटी मतलब होता है कि एक्टिव कंसंट्रेशन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है किसी भी कंपोजिशन का, मतलब कोई भी जो जैसे सपोज Ma है तो इसका एक्टिव कंसंट्रेशन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, या M+ का एक्टिव कंसंट्रेशन कितना है। क्लियर है बात। तो ये होती है एक्टिविटी। अब देखिए यहाँ पर हम अगर इक्विलिब्रियम लगाएंगे इस इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन कांस्टेंट को निकालने के लिए, तो एक्टिविटी कंसंट्रेशन ऑफ M+ इंटू एक्टिविटी कंसंट्रेशन ऑफ A- डिवाइडेड बाई एक्टिविटी कंसंट्रेशन ऑफ Ma। ठीक है, तो आप जब इसको फर्दर अगर A गामा M रख के सॉल्व करेंगे तो आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट का क्या फार्मूला मिलेगा कि K गामा M+ गामा A- डिवाइडेड बाई गामा Ma इंटू M, मतलब मोललिटी के टर्म में जो कंसंट्रेशन होगा M+ का A- का डिवाइडेड बाई Ma। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप ध्यान में रखना। अब देखिए कोई भी मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट ये क्या होती है। देखिए अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है उसमें सपोज Ma है, तो अगर ये डिसोसिएट होगा तो M+ और A- दोनों में होगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही स्पीसीज यहाँ पर प्रेजेंट होगी, मतलब आइदर कैटायन होगा या एनायन होगा। ठीक है, तो हम किसी भी एक पर्टिकुलर कैटायन या एनायन का इंडिविजुअल एक्टिविटी की हम बात नहीं करते हैं। उस सॉल्यूशन में हम टोटल जो आयन प्रेजेंट है, मतलब कैटायन और एनायन, उनके द्वारा कितनी उनकी एक्टिविटी है, इसलिए हम उसको बोलते हैं मीन आयनिक एक्टिविटी। मतलब एक आयन की नहीं हम बात करेंगे एक्टिविटी, ओवरऑल मीन्स दोनों के मीन की बात करेंगे, मतलब दोनों के द्वारा कितना एक्टिविटी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, क्लियर है बात, समझ गए। तो उसी से मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट भी आएगा। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है MXAY, तो ये डिसोसिएट हुआ X मोल ऑफ M+ और Y मोल ऑफ A-। तो इसका एक्टिविटी कितना हुआ, देखिए A+ की पावर X होगा क्योंकि इसका X मोल है, और A- की पावर Y होगा क्योंकि इसका Y मोल है। तो अगर देखा जाए तो A+ की पावर X+ Y होगा। क्लियर है बात। अब A होता है गामा M। क्लियर है। तो देखिए एक का अगर हम कंसंट्रेशन के टर्म में रखेंगे तो एक्टिविटी हुआ गामा M, तो X मोल का कितना होगा, X इंटू गामा M। क्लियर है, तो X गामा प्लस M⁴ ऐसे ही Y गामा माइनस M⁴ होगा। तो अगर इनको सेपरेट कर लेंगे तो A आएगा X⁴X Y⁴I गामा +2⁴X गामा -2⁴Y M⁴X+Y। क्लियर है। तो A जो आया वो X⁴X Y⁴Y और गामा प्लस माइनस M⁴X+Y होगा। तो ये होगा मीन एक्टिविटी आयनिक एक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब अगर मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट आपसे पूछा जाए तो देखिए ये आप गामा प्लस माइनस निकाल लिए हैं। ठीक है, तो आप
इसको निकालेंगे, इसका एक्टिविटी निकालना है। तो आप देखो गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू गामा प्लस टू द पावर एक्स गामा माइनस टू द पावर वाई की पावर 1/x प्लस वाई होगा। मतलब यहाँ पर गामा टू द पावर x प्लस वाई है, तो ये जब इधर जाएगा तो ये 1/x प्लस वाई होगा। तो आप यहाँ से इस फार्मूले को याद रखो और डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो आप उसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? चलिए देखते हैं हम आयनिक स्ट्रेंथ निकालना है तो कैसे निकालते हैं। अब आयनिक स्ट्रेंथ क्या होता है कि जैसे हम जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल होती है, अगर हम उसको एनर्जी दे रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, राइट। ऐसे ही यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो उसके डिफरेंट आयन का कंसंट्रेशन होगा, या इलेक्ट्रोलाइट का जो है कंसंट्रेशन होगा, तो डिफरेंट आयन का डिफरेंट चार्ज होगा, तो उनका डिफरेंट जो है आयनिक पोटेंशियल होगा। तो ये एक तरह से जो आयनिक स्ट्रेंथ है ये बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कितना पोटेंशियल है। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, ऐसे ही ये भी एक टाइप की एनर्जी है। क्लियर है? तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट और मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट को। देखिए पहला एग्जाम्पल है कि द आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ कैल्शियम 2+ एंड फ्लोराइड माइनस इतना दिया है। द मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे? ठीक, तो ये 2017 का क्वेश्चन है गेट का। तो देखिए पहले कैल्शियम फ्लोराइड डिसोसिएट हुआ कैल्शियम 2+ आयन +2F- में। तो जो मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट होगा गामा प्लस माइनस, हमने क्या फार्मूला लगाया, गामा प्लस की पावर x गामा माइनस की पावर y टू द पावर 1/x प्लस वाई। तो गामा प्लस हमको पता है 0.72, गामा माइनस 0.28, ये रख दिया हमने वैल्यू। और x कैल्शियम 2+ के केस में 1 है, जबकि f के माइनस में मतलब y की वैल्यू 2 है। आप सिंपली सॉल्व कर दो, आंसर आपका 0.38 के आसपास आएगा। ठीक है, तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये फार्मूला आप या तो ध्यान में रखो या तो आप उस फार्मूले के थ्रू इसका जाओगे, तब आपको ये मिलेगा। मतलब एक्टिविटी इज इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम 2+ फ्लोराइड 2- टू द पावर 2, देन आप वहाँ से भी इसको डिराइव कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द एक्टिविटी ऑफ m मोलर CuSO4 solution can be expressed in terms of its mean activity coefficient gamma plus minus। तो हमें एक्टिविटी बताना है CuSO4 का। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो CuSO4 का डिसोसिएशन Cu2+ SO4 2-। तो अगर आपको ये मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट पूछता तो आप गामा प्लस माइनस की पावर गामा प्लस टू द पावर x गामा माइनस टू द पावर y की पावर 1/x प्लस वाई, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ सो दैट आपको रिमाइंड होगा। तो आपको मेनली एक्टिविटी पूछा हुआ है, तो एक्टिविटी इज इक्वल टू कैल्शियम 2+ का एक्टिविटी इंटू सल्फेट माइनस का एक्टिविटी। ठीक है, तो आप यहाँ पर गामा प्लस m रख दो, यहाँ गामा माइनस m रख दो, तो ये m² गामा प्लस माइनस स्क्वायर आएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.15 मोलर KCl सोल्यूशन, 0.25 मोलर K2SO4 सोल्यूशन, 0.2 मोलर BaCl2 सोल्यूशन, और एक सोल्यूशन है विच इज़ 0.1 मोलर इन KCl है और 0.2 मोलर इन K2SO4 है। तो ये इतने सारे सोल्यूशन का आपको आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। फार्मूला क्या होगा, I इज इक्वल टू हाफ CI समेशन ओवर CI/Zi²। तो पहला जो है उसका कंसंट्रेशन है 0.15 और KCl सोल्यूशन है, राइट। तो K प्लस का वैलेंसी कितना हुआ, Z प्लस मतलब 1 होगा, और Cl माइनस है तब -1 स्क्वायर रखोगे आप तो वो भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 0.15 ही आएगा, क्योंकि यूनिवैलेंट है तो जो इसका आयनिक स्ट्रेंथ होता है ये डायरेक्टली इसके कंसंट्रेशन के इक्वल होगा। आप याद रखो कहीं भी ये चीज़ अप्लाई होगा कि अगर आपको यूनिवैलेंट
इलेक्ट्रोलाइट दिया है उसका आयनिक स्ट्रेंथ आपसे पूछ रहा है तो वो उसके डायरेक्ट कंसंट्रेशन के इक्वल ही होगा। फिर आपके पास K2SO4 सोल्यूशन है, तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 2K प्लस डिसोसिएट हुआ, यहाँ पर सल्फेट 2 माइनस में डिसोसिएट हुआ, तो I की वैल्यू आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो 1/2, ठीक है, 2 इंटू 0.25, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया, प्लस 1 स्क्वायर 0.25 इंटू 2 का स्क्वायर, राइट। आप सॉल्व करोगे 0.75 मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन था वहाँ पर 0.2 मोलर सोल्यूशन था, ठीक है, और वहाँ पर क्या है, सी पार्ट में BaCl2 है, तो Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस है आपके पास, ठीक। तो आप सिंपली इसको रखो वैल्यू 1/2 CiZi स्क्वायर, हाँ, तो बेरियम 2 प्लस है तो 0.2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 0.2 इंटू 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये फाइनली 0.6 आएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा ट्रिकी था, ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 0.1 मोलर KCl सोल्यूशन है, 0.2 मोलर K2SO4 है, दोनों को मिक्स किया तो यहाँ पर सोल्यूशन में क्या क्या मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, क्लोराइड मिलेगा और सल्फेट आयन रहेगा। क्लियर है। तो जो K है यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर, यहाँ पर इसका है 0.2, तो 0.2 है लेकिन यहाँ पर 2 है मोल, ठीक है, तो 2 इंटू 0.2 ये हो गया 0.4 और ये हो गया 0.1, तो ओवरऑल हो गया 0.5। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन आप जब रखोगे तो 0.5 रखोगे, जबकि Cl माइनस का आप रखोगे तो 0.1 रखोगे और SO4 2 माइनस का 0.2 और Z1 Z2 Z3 आप रख दो, ठीक है, तो 1 1 2 हो गया, ठीक। तो फाइनली आप सॉल्व कर दोगे तो आंसर आपको 0.7 मिल जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आप कोई भी एक्टिविटी का क्वेश्चन हो आप इसको सिंपल इजी तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं हम डिबाई-हकल थ्योरी, ठीक है। तो हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट में ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ को लगा करके हम उसके कंडक्टेंस को मेजर कर ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और वहाँ पर हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं उसका मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करता है, और वहाँ पर उन्होंने क्या बोला था, ड्यू टू मोर नंबर ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द आयन। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये क्या यहाँ पर दो थ्योरी दी गई है इसके लिए। ये सबसे पहला है एसिमेट्रिक इफेक्ट और दूसरा है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। तो इनके बेसिस पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टेंस को डिफाइन किया गया है, मींस इनके बेसिस पे उनको सॉल्व किया गया है इस प्रॉब्लम को। तो देखिए सबसे पहला क्या होता है कि जैसे हम वहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कहते हैं कि जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता है सोल्यूशन का वैसे उसके मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करता है, और यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी इंक्रीज करता है। लेकिन जो मैकेनिज्म होता है वहाँ पर ओस्टवाल्ड ने बताया कि डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये इंटर आयनिक इंटरेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। और मतलब पहला हो गया आपका एसिमेट्रिक इफेक्ट जो कि इंटर आयनिक इंटरेक्शन को बताता है, और दूसरा है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट जो कि इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन को बताता है। अब पहले ये मैकेनिज्म आप समझ लीजिए। सपोज हमारे पास कोई NaCl का सोल्यूशन है और ये बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो इसका मतलब ये है कि एक Na प्लस आयन Cl माइनस आयन से बहुत डिस्टेंस पे होगा, मतलब काफ़ी इजीली ये सेपरेट होंगे। क्लियर है बात। इसका मतलब है कि अगर ये जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस करेंगे मींस इनको जिस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना होगा बहुत ही ईजिली मूव कर जाएंगे, मतलब जो कंडक्टेंस होगा वो हमको मैक्सिमम मिलेगा डाइल्यूट के केस में। लेकिन जैसे जैसे हम इसके कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि बहुत सारे आयन मींस Na प्लस आयन Cl माइनस को सराउंड कर लेंगे, जबकि Cl माइनस आयन Na प्लस आयन को सराउंड कर लेंगे। तो अब जो Na प्लस आयन को मूव करना था जो इलेक्ट्रोड की तरफ, या Cl माइनस को जिधर मूव करना था, उसके बीच में क्या होगा कि ये आयन रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेंगे, मतलब ये उस आयन के मूवमेंट को रोकेंगे।
अपोज करेंगे उसके मूवमेंट को, तो ये इंटर आयनिक इंटरेक्शन होता है, मतलब आयन के बीच में ही इंटरेक्शन होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसका कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाता है। तो जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाता है, लेकिन जैसे जैसे डाइल्यूट करते हैं तो वो इंक्रीज करता है। क्लियर है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। ये क्या होता है, इसको आप एक बार समझ लीजिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। तो पहले आप एसिमेट्रिक इफेक्ट समझ लीजिए। देखिए क्या है कि यहाँ पर जैसे एक पॉजिटिव आयन है, ठीक है, तो इसको चारों तरफ से निगेटिव आयन ने सराउंड किया है। ठीक, मतलब इससे निगेटिव आयन इक्वली फोर्स इस पर लगा रहे हैं पॉजिटिव आयन पे। क्लियर है, चारों तरफ से इक्वल लग रहा है। तो अब इसको जिस भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना होगा, मतलब पॉजिटिव आयन है तो ऑब्वियसली निगेटिव आयन की निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये सारे आयन इक्वली फोर्स लगाएंगे निगेटिव आयन जो है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक इफेक्ट होगा, सिमेट्रिक आयनिक एटमॉस्फेयर होगा। लेकिन जब यही पॉजिटिव आयन कॉर्नर पे है देखिए, और निगेटिव आयन इस तरह से सराउंडेड हैं, तो ये पॉजिटिव आयन निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है, जबकि जो निगेटिव आयन है ये इसको इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जितने ज़्यादा, मतलब ये पॉजिटिव आयन इस साइड मींस निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, वो निगेटिव आयन उतना ही उसको रिटार्ड, मतलब अनसिमेट्रिकल फोर्स लगेगा उस पॉजिटिव आयन पे, तो वो उसको बैक करने की कोशिश करेंगे, मतलब वो उसको निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जाने देंगे। ठीक है, जबकि यहाँ पर सिमेट्रिकल फोर्स लग रहा था। तो ये होता है, यही यही होता है जो मतलब फोर्स है, मतलब इंटरआयनिक फोर्स है जो उसको रोकता है, मतलब इलेक्ट्रोड की तरफ जाने के लिए, जिस वजह से उसके कंडक्टेंस में डिक्रीमेंट आता है। क्लियर है, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। दूसरा चीज़ समझना है आपको, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। ये क्या होता है कि सपोज एक पॉजिटिव आयन है, ठीक है, अब इसके चारों तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, अगर ये डाइपोलर मॉलिक्यूल है, सपोज वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये क्या होगा कि इसकी तरफ नेगेटिव आयन ओरिएंट होगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल एक डाइपोल की तरफ बिहेव कर रहा है, तो नेगेटिव डाइपोल इसकी तरफ चारों तरफ सराउंड होगा और पॉजिटिव दूसरी साइड होगा। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव आयन जिस भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना चाहेगा, मतलब अगर ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने जब जाएगा, तो ये ऑलरेडी जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर सॉल्वेंट के हैं, मतलब जो सॉल्वेटेड कटायन है, ये अब जो इसका मूवमेंट है ये निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो इफेक्ट जो है आयन के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टेंस डिक्रीज करता है। क्लियर है। और इसी चीज़ को डिबाई हकल और ऑनसागर ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन में एक्सप्रेस किया है, जिसको बोलते हैं हम डिबाई हकल ऑनसागर इक्वेशन, और ये यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए दिया गया है। तो आप देखिए इसका वैल्यू क्या होता है कि मोलर कंडक्टेंस एट एनी टाइम टी पर, तो मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस -82.4 डिवाइडेड बाई ईटा आर टी टू द पावर हाफ ईटा एप्सिलॉन आर टी प्लस 8.2 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर टी टू द पावर हाफ लैम्डा m0 अंडर रूट सी। तो यहाँ पर दो टर्म है। ठीक है, एक पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। ये जो टर्म होता है ये इलेक्ट्रोफोरेटिक जो रिटार्डेशन होता है, मतलब सॉल्वेंट की वजह से जो आयन का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो दूसरा टर्म है ये एसिमेट्रिक को रिप्रेजेंट करता है। एसिमेट्रिक फील्ड जनरेट होता है जो आयन के चारों तरफ, उसकी वजह से जो आयन का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होता है, कंडक्टेंस डिक्रीज होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये इस इक्वेशन को लिख देगा, या सिंपली लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम जीरो माइनस ए प्लस बी। अभी जनरल फार्मूला मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ए प्लस बी लैम्डा जीरो एम अंडर रूट सी,
इस इक्वेशन को आपको दे सकता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पूछ सकता है कि ए और बी किस टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए है इलेक्ट्रोफोर्टिक को रिप्रेजेंट करता है, जबकि बी जो है ये एसिमेट्रिक को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। और ए और बी की वैल्यू अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम वाटर के लिए लेंगे तो ये 60.2 होता है और ये 0.229 होता है। क्लियर है। तो ये है आपका डिबाई-हकल-ऑन-सागर इक्वेशन। क्लियर है। तो इसको आप देखिए, आप एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, लेमडा एम वर्सेस अंडर रूट सी। तो आपको स्लोप जो मिलेगा वो -a + b लेमडा 0 का मिलेगा और जो इंटरसेप्ट होगा वो लेमडा एम 0 का होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। उसके बाद डिबाई-हकल लिमिटिंग लॉ। तो इसमें क्या होता है कि एक्टिविटी कोफिशिएंट ln गामा प्लस माइनस इक्वल टू होता है -az + z अंडर रूट आई। तो इस इक्वेशन को हम लोग अभी डेराइव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सपोज किया जाता है कि कोई भी आयन है तो उससे r डिस्टेंस पर, ठीक है, एक दूसरा चार्ज का आयन होगा, ठीक है। तो इस चार्ज का जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक, तो वहाँ पर अगर हम एवरेज जो पोटेंशियल है इस पॉइंट पर वो अगर साई ले रहे हैं, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन आयन अंडर दिस पोटेंशियल क्या होगा। तो किसी भी आयन का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वहाँ पर वो होगा E × साई, ठीक। तो अब हम जैसे अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पर देखें तो वो उसका पॉपुलेशन कितना होगा, तो वो होगा n + n e⁻ -e⁻⁻ होगा। जबकि अगर हम नेगेटिव आयन के लिए देखेंगे तो n e⁻⁻ होगा, ठीक है। और n क्या है यहाँ पर, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं। तो अगर हम नेट चार्ज डेंसिटी वहाँ पर देखें कि पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन दोनों कितना प्रेजेंट है, तो n + -n- × e, ठीक है। तो इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करें तो ये हमको मिलेगा e⁻⁻ तो इसको हम सॉल्व किए, ठीक है। तो देखिए n जो है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम में, तो अगर हम दोनों तरफ मोल से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय मोल ये आपको रिप्रेजेंट करेगा Na को, एवोगाद्रो नंबर को, जबकि मोल बाई पर यूनिट वॉल्यूम ये आपके कॉन्सेंट्रेशन को बताएगा m को। तो अगर हम यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं तो m जितना होगा वही उसका आयनिक स्ट्रेंथ होगा, तो हम n की जगह पर Na × I लिख सकते हैं। तो इसको हम आगे चेंज कर लेंगे। और यहाँ पर क्या होता है कि पॉइजन इक्वेशन क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए डेल स्क्वायर साई, ये डेल स्क्वायर जो है लैप्लासियन ऑपरेटर होता है। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इन सब में आपको ज़्यादा नहीं जाना है, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर आपको फोकस करना है। तो ये डेल स्क्वायर साई है माइनस ρ/ε0 × ε r। तो इसको फाइनली आप सॉल्व करोगे। तो देखो ये जस्ट मैं आपको सीखने के लिए डेरिवेशन बता रहा हूँ। तो ये आपने सॉल्व किया, ठीक है, -ne/ε0 ε r इसकी वैल्यू रखा। अब साई की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो एक्सपोनेंशियल को एक्सपेंड कर दिया हमने, ठीक है, पहले टर्म तक ले लिया 1 + e⁻kt और यहाँ पर 1 - e⁻kt। फिर फाइनली इसको सॉल्व किया तो मुझे मिला डेल स्क्वायर साई इक्वल टू 2Na e²/ε0 ε r kBt। इसको हमने एक कांस्टेंट मान लिया k², ठीक है। फिर हमने साई की वैल्यू निकाली। तो देखिए साई की वैल्यू आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ये Ze/4πε0 εr गामा e⁻⁻kr। तो आपको साई की वैल्यू मिल गई Ze/4πε0 εr गामा e⁻⁻kr, ठीक है। ये r है नॉट गामा, सॉरी। तो e⁻⁻kr को अगर आप एक्सपेंड करोगे, ठीक है, तो 1 - kr होगा, ठीक। तो हमने साई की वैल्यू यहाँ पर एक्सपेंड करके यहाँ पर लिख दिया। तो फाइनली जो साई मिला मुझे वो Ze
बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर माइनस जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू के आर होगा। ठीक है, तो फाइनली आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक टर्म फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। ठीक है, तो इन दोनों का अपना अलग मीनिंग है। तो पहला टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है कि पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन इटसेल्फ आयन। ठीक है, तो हर चार्ज का अपना एक पोटेंशियल होता है, तो वो पहले टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन द आयनिक एटमॉस्फेयर, तो पोटेंशियल ऑन द चार्ज ड्यू टू ये जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है उसकी वजह से उस चार्ज पर कितना पोटेंशियल लग रहा है। एक तो उसका खुद का पोटेंशियल होगा, दूसरा जो आयनिक एटमॉस्फेयर उसके चारों तरफ क्रिएट हुआ है उसके द्वारा उस आयन पे कितना पोटेंशियल लग रहा है। तो ये सिंपली आपको ये फार्मूला जो है थोड़ा सा रिमेंबर रखना है कि यहाँ पर जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ये हमें पता ही है कि ये पोटेंशियल का फार्मूला होता है। ठीक है, इसको याद करने में प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आप ध्यान रखना कि ये के मल्टीप्लाई में होता है, जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर इंटू के होता है। अब 1 बाई जो के होता है ये होता है लेमडा डी, ये डी बाई हकल लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि एक्चुअली ये देखिए कोई भी कटायन है या एनायन है, कोई आयन है, तो उससे कितना डिस्टेंस पर इसका एटमॉस्फेयर है, आयनिक एटमॉस्फेयर का क्लाउड है, ये डिबाई हकल लेंथ को मेजर करता है, यही होता है। तो इसका जो फार्मूला है लेमडा डी इज इक्वल टू अंडर रूट एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर के बी टी बाई 2 NaI² होता है। क्लियर है, तो ये आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए गिव्स फ्री एनर्जी जो होती है डेल्टा जी, ये होता है डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, मतलब कितना अब उस चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है या कितना इलेक्ट्रिक वर्क डन हुआ है। तो ये होगा माइनस के बी टी एल एन गामा प्लस माइनस, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे कि ये जीरो से जेड ई चार्ज उस पर आयन पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो पोटेंशियल कितना होगा, W बराबर होता है Q इंटू भी। ठीक है, तो चार्ज हो गया डी जेड ई, हाँ, और भी हो गया जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर लेमडा डी। ठीक, फिर इसको सॉल्व कर लिया, फिर इसको W को उसके इक्वेट कर दिया माइनस के बी टी एल एन गामा प्लस माइनस के। ठीक है, फिर इसको फर्दर आगे सॉल्व कर लिया, देन ये माइनस मिला मुझे आंसर फाइनली माइनस लॉग गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू 2Na² टू द पावर 1/2 जेड प्लस जेड माइनस अंडर रूट आई, और बाकी का जो टर्म है ये है आपका ए। ठीक है, तो ये होता है कांस्टेंट ए, और इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करोगे तो लॉग गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू होगा माइनस ए जेड प्लस जेड माइनस अंडर रूट आई, और ये जो आई होगा, जो ए होगा, वो रूम टेम्परेचर पे होता है 0.509, और ये प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टी और एप्सिलॉन आर के पावर 3/2 के। क्लियर है, अब देखिए इसका ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते हैं। तो माइनस लॉग गामा प्लस माइनस वर्सेस अंडर रूट आई। ठीक है, तो आप देखो NaCl, तो Z प्लस जेड माइनस इसके लिए कम होगा तो ये कम डिक्रीज करेगा, जबकि कैल्शियम क्लोराइड है तो यहाँ पर कैल्शियम के लिए 2+ होगा और Cl के लिए -1 होगा, तो वहाँ पर 2 यूनिट इससे ज़्यादा डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लॉग गामा प्लस माइनस लिया है तो इसलिए ये ग्राफ यहाँ से डिक्रीज करता हुआ आपको दिख रहा है। अगर ये सिर्फ लॉग गामा प्लस माइनस वर्सेस अंडर रूट आई लेते आप तो ये प्लॉट आपको ऐसा दिखता, मतलब लॉग गामा प्लस माइनस ऊपर, अंडर रूट आई इधर, मतलब ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो आपको ये ग्राफ मिलता। ठीक है, ये गलती से बन गया है, ये आंसर सही नहीं है, तो ये आपको फोर्थ कोऑर्डिनेट में ये प्लॉट मिलेगा। क्लियर है, तो आप ध्यान रखना, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है।
वो हमेशा क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ 0.001 मोलर ZnSO4 सोल्यूशन है 298 केल्विन पर अकॉर्डिंग टू डिबाई हक्कल लिमिटिंग लॉ। तो पूछ रहा है कि मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट कितना होगा। सिंपल फार्मूला आप लगा दो, लॉग गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस ए जेड प्लस जेड माइनस अंडर रूट आई। ठीक है, अब ZnSO4 सोल्यूशन है तो आई की वैल्यू पहले आपको निकालनी होगी, तो ये बाईवैलेंट है। ठीक, तो आप सिंपल फार्मूला रखो 0.001 2 स्क्वायर 0.001 माइनस 2 स्क्वायर, फिर फाइनली आपको ये मिलेगा। देन लॉग गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू हो गया माइनस ए 0.509 इंटू 4.004 टू द पावर 1/2। फाइनली सॉल्व करके आपको आंसर 0.74 मिलेगा। क्लियर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl CaCl2 और LaCl3 shows the following plot of the following mean ionic activity coefficient Ln गामा प्लस माइनस वर्सेस मोलर कंसंट्रेशन। ये 2016 का। तो सिंपल इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि A, B और C ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करते हैं। Ln गामा प्लस माइनस वर्सेस अंडर रूट C है ये प्लॉट। तो जैसे कि आपको ये यहाँ पर देखिए अंडर रूट C वर्सेस Ln गामा प्लस माइनस है, तो आपको ग्राफ जो है डिक्रीमेंट का मिल रहा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा किस में डिक्रीमेंट होगा, जो LaCl3 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर La3 प्लस 3Cl माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वैलेंसी यहाँ पे +3 है और -1 है, तो 3 इंटू -1 होगा, मीन्स Z प्लस Z माइनस। ठीक, जबकि यहाँ पर CaCl2 में क्या होगा कि कैल्शियम 2 प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ पर सिर्फ 2 यूनिट होगा, यहाँ पर NaCl में 1 यूनिट होगा। तो सबसे ज़्यादा जो डिक्रीमेंट होगा ये ABC NaCl CaCl2 और LaCl3 को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है। इसके बाद जो अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कि 2 aqueous solution 1:1 electrolyte system A and B are at different temperature। तो यहाँ पर 2 aqueous solution है इलेक्ट्रोलाइट का और उनका टेम्परेचर TA और TB और कंसंट्रेशन CA CB दिया है। तो पूछ रहा है कि डिबाई हकल लेंथ दोनों का इक्वल कब होगा। ठीक है, क्या क्राइटेरिया होगा कि वो इक्वल होगा। 4 क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है कि जब TA जो है 2 TB के इक्वल होगा, CA और 2 CB के इक्वल होगा, तब होगा। तो आपको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। देखिए सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, लैम्डा डी इक्वल टू अंडर रूट एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर KBT/2NaI²। तो आप दोनों के लिए लिख लीजिए, एक TA के लिए लिख लीजिए, एक TB के लिए लिख लीजिए। क्लियर है। ठीक, अब आप क्राइटेरिया रखते जाइए। तो जब आप पहला ही क्राइटेरिया रखोगे TA इक्वल टू 2 TB, ठीक है, और CA इक्वल टू 2 CB, तो आप जब इसको कैंसिल करोगे, ठीक है, तो आप सिंपली देखोगे कि ये दोनों का डिबाई लेंथ इक्वल होगा। तो पहला ही क्राइटेरिया इस पे सेटिस्फाई हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सोल्यूशन ऑफ 3 इलेक्ट्रोलाइट हैविंग आयनिक स्ट्रेंथ, उनका दिया है 36, 49, 81 और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 4, 25, 64। तो करस्पॉन्डिंग, ठीक है, रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ डिबाई हकल स्क्रीनिंग लेंथ ऑफ दिस सोल्यूशन, उनका रेशियो पूछ रहा है। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, एप्सिलॉन आर बाई आई। ठीक है, तो दोनों चीज़ें दी हुई हैं, तो पहले के लिए निकाल लिया अंडर रूट 4/36, दूसरे के लिए अंडर रूट 25/49, फिर तीसरे के लिए निकाला अपने अंडर रूट 64/81। तो λ1 डिवाइडेड बाई λ2 डिवाइडेड बाई λ3, तो ये फाइनली आपको क्या मिला, देखिए 2/6, 5/7, 8/9। फर्दर इसको सॉल्व किया 1/3, 5/7, 8/9। क्लियर है। तो दैट्स ऑल गाइज फॉर दिस वीडियो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।